हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटा प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे अप्रूवल प्रोसेस ऑफ रिटेल लोन्स के बारे में और इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स को समझेंगे गाइज। सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 6 अंडर आवर संकल्प सीरीज, जहां पे हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो यू नीड टू हैव अ फेयर इनफ आइडिया अबाउट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइज। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन को एक्सेस कर पाएंगे गाइज। सो गाइज, हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो गाइस देखिए, आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन रिटेल बैंकिंग से गाइस। अब देखिए, तीन तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं: रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गाइस। अब जो रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स हैं, इसका पार्ट बनते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन्स और एडवांसेस, व्हाई दीज आर द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट? बिकॉज जो हमारे लोन्स और एडवांसेस दिए जाते हैं कस्टमर्स को, तो जबकि इनकी रीपेमेंट की जाएगी कस्टमर के एंड से, सो देयर विल बी अ इनकम फॉर द बैंक इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट गाइस। सो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हमारे रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बन जाते हैं। अब लोन्स अलग अलग तरह के देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन और एजुकेशन लोन गाइस। इसी तरह से एडवांसेस में भी हम लोग कंसीडर करते हैं क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स को। सो दीज आर दी रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। अब ये जो रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं गाइस, इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कासा एंड एफडी और आरडी। कासा क्या है? करंट एंड सेविंग्स अकाउंट। एफडी आरडी क्या है? फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। अब व्हाई दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स? बिकॉज जब भी एक सेविंग अकाउंट एफडी या फिर आरडी ओपन अप किया जाता है कस्टमर के द्वारा, तो बैंक के द्वारा जो है वो कस्टमर को सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक, दैट इज व्हाई दीज विल बी कंसिडर्ड एज अ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स गाइस। नेक्स्ट इज अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का पार्ट बनते हैं कार्ड्स, जिसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड। अलॉन्ग विद दिस अलग अलग तरह की बैंकिंग सर्विसेज, जैसे टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, दैट इज लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड म्यूचुअल फंड। तो आप लोगों ने सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू एक बैंक को जो है वो फी बेस्ड इनकम होती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बोल देते हैं गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। सो गाइस देखिए, फीचर्स में सबसे पहले वॉल्यूम ड्रिवन हम लोगों को जो ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब व्हाई दीज प्रोडक्ट्स आर वॉल्यूम ड्रिवन? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को जो कस्टमर्स हैं, दोज आर ऑल्सो वॉल्यूम ड्रिवन, मास नंबर ऑफ कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए जो प्रोडक्ट्स, जो हम लोगों को रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट्स हमारे द्वारा जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, दोज आर ऑल्सो वॉल्यूम ड्रिवन इन नंबर गाइस। नेक्स्ट इज प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि भाई एक प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट किया जाता है कि भाई अगर इस क्राइटेरिया को कस्टमर फुलफिल करेंगे तभी उनको जो है वो ये वाला प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया इज देयर फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अगर पर्सनल लोन की बात करें, तो अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो पर्सनल लोन लिया जाना है, तो इट इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। और अगर यहाँ पे बोला गया है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 1 लाख रुपीज जो है वो इनकम होनी चाहिए कस्टमर की, ठीक है, और रेगुलर इनकम होनी चाहिए, तभी उसको पर्सनल लोन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये 1 लाख रुपीज क्या हो गया? इट इज अ प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर दिस पर्सनल लोन गाइज। नेक्स्ट इज हमारे जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को रिटेल बैंकिंग के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट कस्टमर्स। अब व्हाई दीज आर दी डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट कस्टमर्स? बिकॉज हम लोग जानते हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स हम लोगों को जनरली हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो उनके लिए जो भी प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाएंगे, दोज विल बी कस्टमाइज्ड इन नेचर, दोज नॉट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड। वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स नहीं रहते हैं, दोज आर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स गाइस। नेक्स्ट इज स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट की जाती है। अब एक स्कोर कार्ड जो प्रिपेयर किया जाता है हम लोगों के द्वारा, मतलब अगर मैं बैंक के बिहाफ पे बात करूं, तो स्कोर कार्ड जो है प्रिपेयर कर लिया जाएगा। अब इस स्कोर कार्ड के बेसिस के ऊपर असेसमेंट की जाएगी कि एक इंडिविजुअल कस्टमर का कितना स्कोर है आउट ऑफ टोटल, और वो उस स्कोर के अकॉर्डिंग उसको वो जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किन टर्म्स और कंडीशन के ऊपर प्रोवाइड किया जा सकता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज टारगेट कस्टमर्स। अब टारगेटेड कस्टमर्स कौन हमारे देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को रिटेल बैंकिंग के बिहाफ पे अगर देखा जाए, तो इंडिविजुअल्स, ज्वाइंट बोरोवर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज,
trust, association and employees. So these are the targeted customer group with respect to the retail products and services guys. So ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो हमारे फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं अप्रूवल प्रोसेस ऑफ रिटेल लोन्स के बारे में। सो गाइज अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो रिटेल लोन्स हैं दोज आर रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। वाई? बिकॉज वहां से एक बैंक को जो है वो इनकम अर्न होती है। अब जब भी रिटेल लोन को प्रोसेस किया जाएगा तो उसका एक अप्रूवल का एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। अप्रूव करने से पहले कुछ सर्टेन स्टेप्स से जो है वो फॉलो मतलब गुजरना पड़ेगा, तभी जो एक रिटेल लोन है उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड। अभी इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गाइस। सो एक कंप्लीट 360 डिग्री व्यू जो है वो कस्टमर का लिया जाएगा जब भी रिटेल लोन की एप्लीकेशन एक कस्टमर की तरफ से आती है। सो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड। आफ्टर दैट इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो वेरीफाई किया जाएगा अंडर केवाईसी गाइडलाइंस। केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी गाइडलाइंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइज। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर्स की गाइडलाइंस इशू की जाती हैं उन गाइडलाइंस को बेस मानते हुए इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया गया। आफ्टर दैट अ स्कोरिंग मॉडल विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट के बेसिस के ऊपर एक स्कोरिंग मॉडल को प्रिपेयर किया जाएगा। उस स्कोरिंग मॉडल के अंदर हम लोग जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर को स्कोर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर्स। आफ्टर दैट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी मैप्ड विद द स्कोरिंग मॉडल। मतलब जो कस्टमर है अगर वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फिर हम लोग कहाँ करेंगे, उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, स्कोरिंग मॉडल के अंदर उसको जो है वो स्कोर कर पाएंगे कस्टमर को गाइस। आफ्टर दैट ड्यू डिलीजेंस विल बी परफॉर्म्ड। फाइनल जो हमारा स्टेप रहता है इस अप्रूवल प्रोसेस के अंदर दैट इज ड्यू डिलीजेंस। अब ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है कि भाई प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी कस्टमर की, ठीक है। प्रॉपर वेरिफिकेशन से मतलब क्या है कि भाई जिस तरह के वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उस लोन के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं या फिर वो जिस तरह का लोन लेना चाह रहा है ओवरऑल जो है वो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लेंगे वहां पे, ठीक है। अब ये जो ड्यू डिलीजेंस वाला स्टेप है इस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद फाइनली जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया जाता है गाइस। अब ये जो ड्यू डिलीजेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस पर्टिकुलर लोन के अप्रूवल प्रोसेस के अंदर। सो देखिए ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन डिटेल्स। मतलब जो भी लोन की एप्लीकेशन कस्टमर के एंड से रिसीव हुई है उसकी प्रॉपर जो है वो वेरिफिकेशन की जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर वेरिफिकेशन की बात करें सो एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं व्हीकल लोन्स। व्हीकल लोन के पहले हम लोग देखते हैं कि भी व्हीकल लोन की जब भी हम लोगों ने जो है वो व्हीकल लोन के केस में ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करनी है तो किस तरह से जो है ड्यू डिलीजेंस यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी। हम लोग जिस भी व्हीकल के लिए कस्टमर के द्वारा जो है वो लोन के लिए अप्लाई किया गया है जिस भी व्हीकल के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर व्हीकल की इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर। अब फॉर एग्जांपल 10 लाख की जो है वो एक व्हीकल परचेज की जाने वाली है फ्रॉम द इंडिविजुअल कस्टमर। अब इस व्हीकल को जब भी परचेज किया जाएगा तो बैंक ये वेरीफाई करेगा ऑथराइज डीलर से जाकर के क्या जो व्हीकल है उसका एक्चुअल में वैल्यू 10 लाख रुपीज है या कम ज्यादा तो नहीं है। तो इस तरह से जो है वो क्या किया जाएगा, इनवॉइसिंग को वेरीफाई किया जाएगा इन केस ऑफ व्हीकल लोन। तो ये हमारा ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट इज एजुकेशन लोन। अब एजुकेशन लोन के केस में जो एडमिशन और फी डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। मतलब जो भी इंडिविजुअल एजुकेशन लोन लेना चाह रहा है किसी भी पर्टिकुलर बैंक से तो जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वो एजुकेशन को ग्रेस्प करने वाला है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो एडमिशन और फी की डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा कि एक्चुअल में इतनी ही फीस है जितना अमाउंट का लोन के लिए इसने जो है वो रिक्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट इज हाउसिंग लोन। अब हाउसिंग लोन के केस में हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि भाई जो डेवलपर है उसके द्वारा जो है वो मार्केट स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा प्रॉम्प्ट डिलीवरी जो है हमारे कस्टमर को कर दी जाएगी घर की जैसे ही वो लोन देता है, मतलब जैसे ही वो पेमेंट होती है बैंक के एंड से तो क्या कस्टमर को प्रॉम्प्ट डिलीवरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अलॉन्ग विद दिस हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि जो डेवलपर है हैज दैट डेवलपर रजिस्टर्ड हिमसेल्फ अंडर रेरा और स्टेट लॉज। अब ये रेरा क्या है गाइस, रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और स्टेट लॉज। तो दोनों में से किसी एक के अंदर जो है वो क्या डेवलपर ने खुद को रजिस्टर किया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ड्यू डिलीजेंस का जो ये प्रोसेस है इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स गाइस। अब जब भी वेरिफिकेशन की जाएगी वहां पे नो योर कस्टमर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, पैन कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा, इनकम एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, क्या रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर एक रैंडमली उसको जो है वो इनकम अर्न हो रही है, ठीक है। क्रेडिट रिपोर्ट को हम लोग वेरीफाई करेंगे। क्रेडिट रिपोर्ट से मतलब क्या है कि कस्टमर की जो प्रीवियस जो रीपेमेंट हिस्ट्री है
उस रीपेमेंट हिस्ट्री को जो है वो ट्रैक किया जाएगा। उस क्या एक कस्टमर के द्वारा अगर कोई लोन या फिर कोई डेट लिया गया था, तो क्या उस लोन की जो रीपेमेंट है वो टाइम बाउंड मैनर में हुई है या फिर डिफॉल्ट हम लोगों को कस्टमर के एंड से देखने के लिए मिला है। उस बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर की फ्यूचर क्रेडिट वर्दीनेस को असेस कर लेंगे और फाइनली क्रेडिट रिपोर्ट के थ्रू हम लोग जो है वो इसको वेरीफाई कर लेंगे जब भी उसको लोन दिया जाने वाला होगा। आफ्टर दैट फोन नंबर विल बी वेरीफाइड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी विल ऑल्सो बी वेरीफाइड। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब क्या है कि देखिए, जब भी लोन लिया जाता है कस्टमर के द्वारा तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे जो बैंक के पास डिपॉजिट करवाया जाता है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, प्लॉट ऑफ लैंड या फिर कोई और हाउस की बिल्डिंग, फ्लैट की बिल्डिंग जिसको जो है वो एज ए सिक्योरिटी दिया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर लोन को लेने के लिए। अब क्या वो जो प्रॉपर्टी है, क्या जो लैंड है, जो प्लॉट ऑफ लैंड है, क्या वो उसी इंडिविजुअल बोरोवर के नाम पे है, टाइटल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर 3-4 स्टेक होल्डर्स देखने के लिए मिल रहे हैं और उसने अकेले अपने बिहाफ पे ही लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता ही नहीं है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें वेरीफाई की जाएंगी ड्यू डिलीजेंस वाले प्रोसेस के अंदर, जब भी हम लोग जो है वो लोन का अप्रूवल कर रहे होंगे। और ड्यू डिलीजेंस वाले प्रोसेस के बाद फाइनली द लोन विल बी अप्रूव्ड गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटम ऑफ लोन के बारे में। सो गाइस, क्वांटम ऑफ लोन से मतलब क्या है कि क्वांटम क्या मतलब है, क्वांटम का मतलब है अमाउंट ऑफ लोन, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो हो ग्रांट किया जा सकता है। सो बेसिकली इट विल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट और इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। प्रोडक्ट से मतलब क्या है कि भाई एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है। इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, कि अगर इंडिविजुअल की इनकम कितनी है उस अकॉर्डिंग जो है उसको मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है, क्योंकि इनकम से ज्यादा अगर उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी ही नहीं है, रीपेमेंट कैपेसिटी को चेक करने के लिए बेसिकली इनकम का यूज किया जा रहा है। अगर उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी ही नहीं है तो डेफिनेटली वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो इसीलिए इनकम एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है जब भी क्वांटम ऑफ लोन को डिसाइड किया जाता है। जैसे पर्सनल लोन के केस में 12 टाइम्स द मंथली इनकम कैन बी ग्रांटेड, ठीक है। पर्सनल लोन का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा दैट विल बी 12 टाइम्स द मंथली इनकम। व्हीकल लोन के केस में 4 टाइम्स द मंथली इनकम, ठीक है। और हाउसिंग लोन के केस में जो है वो 48 टू 60 टाइम्स द मंथली इनकम हम लोगों को ये पैरामीटर देखने के लिए मिलता है कि भाई क्वांटम ऑफ लोन जो रहेगा, क्वांटम ऑफ जो लोन रहेगा, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन रहेगा दैट विल वेरी बिटवीन 48 टू 60 टाइम्स द मंथली इनकम गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्जिन के बारे में। तो गाइस मार्जिन क्या रहता है, मार्जिन हम लोग देखते हैं कि डाउन पेमेंट, आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक के द्वारा बोला जाता है कि भाई डाउन पेमेंट कर दी जाए, बाकी जो है वो ईएमआईज में आप लोग पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, बट इतनी आप लोगों को डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो डाउन पेमेंट को ही क्या बोला जा रहा है, मार्जिन बोला जा रहा है। अब ये जो मार्जिन है इट बेसिकली वेरीज बिटवीन 15 टू 30% बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड टाइप ऑफ लोन गाइज, कि एक एसेट की वैल्यू कितनी है और किस तरह का लोन लिया जा रहा है, क्या सिक्योर्ड लोन है या फिर कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया जा रहा है। इसी बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि मार्जिन डाउन पेमेंट कितनी की जाएगी। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है इट इज जनरली अप्लाइड ऑन रिड्यूसिंग बेस इन परसेंटेज पर एनम। सो हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का लोन लिया जा रहा है, 100 रुपीज इज द प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट भी रहेगा इसके अलावा। तो देखिए, जब जैसे मान लो 100 में से 10 रुपीज की पेमेंट कर दी तो 90 रुपीज रह गए। अब जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो इस रिड्यूसिंग बेस के ऊपर, दैट इज 90 रुपीज के ऊपर चार्ज किया जाएगा, ना कि 100 रुपीज के ऊपर। तो दिस इज हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड इन केस ऑफ लोन्स गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रीपेमेंट पीरियड के बारे में। सो गाइस देखिए, जब भी लोन लिया जाता है तो इस लोन को रीपे करना रहता है कस्टमर के एंड से। अब कितने टाइम में इसको रीपे किया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रीपेमेंट पीरियड बोल देते हैं गाइस। अब जो रीपेमेंट पीरियड है इट विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ लोन, कि किस पर्पज के लिए जो लोन है वो लिया जा रहा है, क्या पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है, होम लोन है। अगर पर्सनल लोन है तो उस केस में जो रीपेमेंट पीरियड है वो 3 टू 5 ईयर्स रखा गया है। व्हीकल लोन के केस में 5 टू 7 ईयर्स रखा गया है। हाउसिंग लोन के केस में 5 टू 30 ईयर्स जो है वो इस रीपेमेंट पीरियड को रखा गया है गाइस। तो ये हम लोगों ने रीपेमेंट पीरियड के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। अब देखिए गाइस, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो नाम से ही समझ आ रहा है हम लोगों को कि एक इंडिविजुअल की जो ऑब्लिगेशन है, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, उनका रेशियो निकाल लिया जाएगा विद द इनकम ऑफ द एप्लीकेंट गाइस। सो देखिए, ये कैलकुलेट किसके लिए किया जाता है, फॉर दोज बोरोवर्स हु आर फ्रॉम द सैलरीड क्लास, मतलब जिनको एक रेगुलर वे में जो है वो इनकम रिसीव हो रही है, उस केस में जो है वो एफओआईआर हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। अब ये कैलकुलेट क्यों किया जा रहा है, सो दैट हम लोग ये इंश्योर कर पाए कि एक इंडिविजुअल के द्वारा मिनिमम नेट टेक होम सैलरी जो है अपने साथ ले जाई जाए, ठीक है। मिनिमम नेट टेक होम सैलरी का मतलब क्या है कि जैसे एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम है 100 रुपीज, अब आउट ऑफ 100 रुपीज इसको 10 रुपीज जो है वो अपने लोन की ईएमआई देनी है,
₹10 जो है वो इसको इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, ₹30 जो है इसको अपने मंथली एक्सपेंस हाउस रेंट वगैरह या फिर जो इसके बोर्डिंग और लॉजिंग के खाना वगैरह है उसमें जो है वो पैसा देना है। तो अब 30, 40, 50 अल्टीमेटली ₹50 रह गए। तो ये जो सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है इनको फुलफिल करने के बाद जितना पैसा वो अपने साथ घर ले जाएगा उसको बोला जाता है नेट टेक होम सैलरी गाइस। सो मिनिमम नेट टेक होम सैलरी को इंश्योर किया जाता है एफओआईआर के थ्रू। और इसके अलावा हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि भी कस्टमर एक्सेसिव बोरोइंग ना कर ले। अब ऐसा ना हो कि कस्टमर की सैलरी है या फिर उसकी इनकम है ₹100 और वो लोन अप्लाई कर दे ₹500 का, तो इनकम ही उसकी जब इतनी कम है तो वो ऑब्वियसली लोन को रीपे नहीं कर पाएगा, जिससे वो खुद भी डेट ट्रैप में फंसेगा और बैंक को भी डिफॉल्ट देखने के लिए मिलेगा फ्रॉम द बोरोअर्स एंड गाइस। सो दिस इज हाउ हम लोग जो है वो इंश्योर करते हैं कि भाई एक्सेसिव बोरोइंग ना की जाए कस्टमर के एंड से। सो ये हम लोगों ने फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट इज चार्जेस एंड फॉर्मेलिटीज। अब देखिए गाइस, हम लोग जानते हैं कि बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं कस्टमर्स के ऊपर। सो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन लेविंग द चार्जेस, चाहे वो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, मॉर्टगेज चार्जेस हैं, स्टैंप ड्यूटी है या फिर इंस्पेक्शन फी है। इसके अलावा बाकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जा रही है, इंस्पेक्शन की जा रही है, कंप्लायंस ऑफ टर्म एंड कंडीशन है, दैट शुड बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर सो दैट कस्टमर और बैंक के बीच में एक लॉयल्टी फैक्टर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा इस। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में। सो गाइस देखिए, कस्टमर सेगमेंटेशन की क्यों जाती है? सो दैट हम लोग कस्टमर्स को उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। अब उस एक कॉमन ग्रुप के लिए हम लोग जो है वो होमोजेनिटी ऑफ नीड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि एक कॉमन ग्रुप में सिमिलर ट्रेड्स हैं तो लगभग उनकी सिमिलर सी नीड्स रहेंगी, उन नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सकता है। ये हम लोगों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने के लिए मिलता है ऑफ द कस्टमर सेगमेंटेशन। अब ये जो कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है ये इनकम के लेवल के ऊपर किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनकम के लेवल के ऊपर सेगमेंटेशन को देखेंगे। अब इनकम लेवल के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट गाइस। सो देखिए, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 2 से 10 लाख रुपए पर एनम है उनको हम लोग मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानेंगे। ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 10 से 50 लाख रुपए पर एनम के बीच में है उनको मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। द इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग इनकम बिटवीन 50 टू 400 लाख पर एनम उनको हम लोग सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानेंगे। इंडिविजुअल जिनकी इनकम 400 टू 4000 लाख पर एनम के बीच में है उनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। सो हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से इनकम वेरी करते ही कस्टमर जो है एक डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट बन जा रहे हैं। अब जब भी ये कस्टमर सेगमेंटेशन की जाती है तो कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस की जाती है बैंक्स के द्वारा, जो कि एक सुटेबल प्रोडक्ट डेवलप करने में बैंक को हेल्प करती है गाइस। सो सबसे पहली एजम्पशन क्या है कि भी देखिए, कस्टमर्स आर डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग तरह के कस्टमर्स अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेते हैं। कुछ कस्टमर्स जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, ठीक है, कुछ जो है वो बहुत ही एक नॉमिनल इनकम वाले कस्टमर्स हैं, कुछ बिजनेस कस्टमर्स हैं, स्मॉल एंटिटीज को ओन कर रहे हैं जो, तो उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होंगी। दिस इज द फंडामेंटल एग्जाम्पशन, फर्स्ट फंडामेंटल एग्जाम्पशन। सेकंड इज कस्टमर्स को ब्रॉडली ग्रुप किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड पिरामिड, इनकम, एज, ज्योग्राफी एंड प्रोफेशन। अब इनकम के बेसिस के ऊपर अभी हम लोगों ने सेगमेंटेशन देखी, इसी तरह से एज जैसे ओल्ड एज कस्टमर, यंग एज कस्टमर, ठीक है, ज्योग्राफी बेस्ड रूरल एरिया कस्टमर, अर्बन एरिया के कस्टमर, प्रोफेशन बेस्ड जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। सो प्रोफेशन के बेसिस पे भी कस्टमर्स को सेगमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक नीड पिरामिड आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो देखिए कस्टमर्स जो है वो हम लोग इनको नीड पिरामिड के अंदर जो है वो सेग्रीगेट करते हैं, सेगमेंट करते हैं नीड पिरामिड के अकॉर्डिंग। अब ये जो नीड पिरामिड है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गाइस, जहाँ पे 5 तरह की नीड्स के बारे में बताया गया है मैस्लो के द्वारा। अब इन नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट्स कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाते हैं और बैंक के लिए भी जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है गाइस। सो नीड के बेसिस के ऊपर भी हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं। ये जो हमारी मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, तो आने वाले सेशन के अंदर हम लोग जो है वो इसको भी कवर अप करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझिए कि नीड के बेसिस पे भी कस्टमर्स को सेगमेंट किया जा सकता है। अब जब भी प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा इट कैन बी डेवलप्ड फॉर सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब जरूरी नहीं है कि इन सभी एलिमेंट्स को जो कंसिडरेशन में लाया जाए, हम एज के बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को सेगमेंट करके भी प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, और एज, ज्योग्राफी, प्रोफेशन तीनों को मिला करके भी जो है वो सेगमेंटेशन की जा सकती है और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट डिजाइन किया जा सकता है। सो दिस इज कस्टमर सेगमेंटेशन गाइस। मूविंग अहेड नाउ ट्राई टू
सॉल्व आउट दिस केस स्टडी, जो कि अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके बेसिस के ऊपर फ्रेम की गई है। Horizon Bank follows a structured approval process for the retail loans. The process includes collection of information, verification of KYC, scoring model, which is based on a standardized template, minimum eligibility criteria, and due diligence. Mr. Rajesh Kumar, a 35-year-old self-employed consultant earning 1.2 lakh monthly, applies for a 15 lakh personal loan. His credit score is a 750, but his application shows irregular income patterns. A property dispute is also noted during the due diligence. So ये एक केस स्टडी दी गई है रिगार्डिंग मिस्टर राजेश कुमार और हॉराइजन बैंक यहाँ पे. Now try to answer this question, guys. What is the first step Horizon Bank must take for the Rajesh loan? Your options are verification of KYC, collection of information, scoring model and due diligence. So सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या लेना पड़ेगा Horizon Bank को for Rajesh loan? So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई राजेश के द्वारा जो ये लोन के लिए एप्लीकेशन दी गई है तो राजेश की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट किया जाएगा. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू फर्दर स्टेप्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थोड़ी देर पहले. तो सबसे पहले क्या करना है, कलेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन विल बी डन. आफ्टर दैट दैट इन्फॉर्मेशन विल बी वेरीफाइड गाइज, और आफ्टर दैट स्कोरिंग मॉडल विल बी प्रिपेयर्ड, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी मैप्ड एंड फाइनली ड्यू डिलीजेंस दैट इज इन डिटेल वेरिफिकेशन विल बी डन. किस तरह का वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है. ठीक है, मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर कुड लोअर राजेश स्कोर इन द स्कोरिंग मॉडल. सो स्कोरिंग मॉडल के अंदर कौन सा जो फैक्टर है वो राजेश के स्कोर को कम कर सकता है भाई. हाई मंथली इनकम, इरेगुलर इनकम पैटर्न्स, मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सक्सेसफुल ड्यू डिलीजेंस. सो कौन सा वो फैक्टर है जो कि स्कोरिंग मॉडल के अंदर राजेश के स्कोर को कम कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन केस स्टडी गाइस. ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन है. ये जो इरेगुलर इनकम पैटर्न्स है इस वजह से जो राजेश का स्कोर है वो स्कोरिंग मॉडल के अंदर हम लोगों को कम होता हुआ देखने को मिल सकता है. सो दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन है. मूविंग अहेड, हाउ माइट द बैंक मिटिगेट रिस्क फ्रॉम द इरेगुलर इनकम. जो इरेगुलर इनकम आ रही है राजेश को, उसको उसके थ्रू जो रिस्क अराइज हो रहा है उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं. इंक्रीज द लोन अमाउंट, रिक्वेस्ट एडिशनल फाइनेंशियल प्रूफ, स्किप स्कोरिंग मॉडल, अप्रूव विदाउट ड्यू डिलीजेंस. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, by requesting a additional financial proof so that बैंक को एक एश्योरिटी हो जाए कि भाई हाँ ये जो इंडिविजुअल है इसको अगर ये लोन दे दिया जाएगा so he or she will be able to repay the loan guys. ठीक है, so additional financial proof जो रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि इनकम जो है वो तो इरेगुलर वे में है तो एडिशनल फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए होगा यहाँ पे भी. ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन है. Now, next question is which among the following statement is correct with respect to the quantum of loan provided by the bank? Your options are quantum considered is 12 times the monthly income on the loan for personal expense. Quantum considered is 4 times the annual income for vehicle loans. Quantum considered is 48 to 60 times the monthly income for the purpose of housing. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 1, 2 and 3. तो तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हो जाती हैं. पर्सनल एक्सपेंस के केस में एक इंडिविजुअल की जो इनकम होती है उसके 12 गुना उसको जो है वो लोन दिया जा सकता है. व्हीकल लोन के केस में 4 टाइम्स द एनुअल इनकम जो है वो लोन ग्रांट किया जा सकता है, जबकि हाउसिंग लोन के केस में 48 टू 60 टाइम्स द मंथली इनकम जो है वो लोन दिया जा सकता है, मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है इन केस ऑफ होम लोन्स गाइस. So I hope it is clear to you all कि why option D is the right one here. Moving ahead, next question is the customer segment whose income level is between 10 lakh to 50 lakh is referred to as mass affluent, सुपर एफ्लुएंट, हाई नेटवर्थ या फिर मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट. सो 10 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में अगर एक इंडिविजुअल की इनकम है तो उसको हम लोग कौन से कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानेंगे. व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट. अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इनकम के बेसिस के ऊपर जो है कस्टमर्स को अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया जा रहा है. तो 10 से 50 लाख के बीच में जिस इंडिविजुअल की इनकम होगी उसको हम लोग बोल देंगे मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट गाइस. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि वाई ऑप्शन ए इज द राइट वन गाइस. सो ये आज की हमारी डिस्कशन रही. अब आज की डिस्कशन के बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जीआईबी प्रिपरेशन गाइस, सो यू गाइस कैन रेफर टू द एडुटैप कोर्सेज, जहां पे आप लोगों को जो है वो
आप लोग जो है वो एडुटैप के कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं गाइस, जहां पे आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना रहेगा। जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही आप लोग कोर्सेज टैब के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे JIB कोर्सेज देखने के लिए मिलेगा। सो यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, और जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को AFM, PPB, RBWM और I&IFS चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज, अगर आप लोग जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई कंप्लीट मास्टर कोर्स हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, यू वांट टू अवेल अ सिंगल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, तो आप लोगों को सिंगल वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोगों को I&IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यू गाइस कैन रेफर दिस मास्टर कोर्सेज अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को कम टाइम में जो है प्रिपरेशन करनी है, सो यू गाइस कैन रेफर टू दिस लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू गाइस कैन रेफर टू दिस कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।